हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम आज विद्युत रसायन चैप्टर में विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता के मापन के बारे में समझेंगे। पिछले कालखंड में हमने चालकता के मापन के संदर्भ में कुछ बातें हम समझ रहे थे कि विलयन की जो चालकता होती है, विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता का मापन। किस प्रकार से चालकता का मापन करेंगे, तो इसका जो सिद्धांत है यह व्हीटस्टोन सेतु इस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसमें व्हीटस्टोन सेतु में क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम प्रतिरोध को पहले मापन करते हैं। इसमें सिद्धांत ही है, व्हीटस्टोन सेतु का जो मुख्य उद्देश्य है, या इसमें इस उपकरण की सहायता से या इस सिद्धांत से हम केवल मुख्य रूप से प्रतिरोध को पहले मापन करते हैं। तो पहला हमको यहाँ पर प्राप्त होगा, इसमें प्रतिरोध का मापन करेंगे। और जब प्रतिरोध का मापन हो जाएगा, जिसे हम R के द्वारा व्यक्त करते हैं, तो प्रतिरोध जब प्राप्त हो जाएगा तो हम इसको व्युत्क्रम कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, उस विलयन की या विद्युत अपघट्य विलयन की हमको चालकता प्राप्त हो जाती है। यदि फिजिक्स की बात कहें तो तार जो होता है उसका प्रतिरोध हम ज्ञात करते हैं, तो उस तार के जगह पर हम यहाँ पर विलयन को उपयोग लगाएंगे इसमें, क्योंकि हमको उस विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता का मापन करनी है। तो संक्षिप्त में एक बार पुनः समझ लें, व्हीटस्टोन सेतु, या इसी को अंग्रेजी में हम व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। सेतु को अंग्रेजी में ब्रिज, BRIDGE कहते हैं। तो ये सिद्धांत क्या है, इसमें मुख्य रूप से हम देखेंगे तो इसमें प्रमुखता से पहले प्रतिरोध का मापन करेंगे और फिर प्रतिरोध के मापन करने के बाद हम उसका व्युत्क्रम कर देंगे, तो हमको इस विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता का मापन हो जाएगा इसमें। तो कैसे होता है इसमें, आगे देखें। इसमें व्हीटस्टोन सेतु जो ब्रिज है, इसमें मुख्य रूप से 4 भुजाएं होती हैं, A, भुजा B, भुजा C और भुजा D। इसको हम जोड़ रहे हैं प्रतिरोध तार की सहायता से। इस प्रकार से ये प्रतिरोध तार के लिए संकेत है इसमें। अब यहाँ पर भुजा A B के बीच में जो प्रतिरोध है, मान लेते हैं इसमें P। भुजा B C का प्रतिरोध, उसमें जो तार है उसका प्रतिरोध है Q। A D के बीच में तीसरी भुजा, हम यहाँ पर इसको कह रहे हैं R प्रतिरोध, और D और C के बीच में जो प्रतिरोध है हम इसको S के द्वारा व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ पर B और D भुजा के बीच में यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है, जिसको हम विक्षेप मापी कहते हैं, और यहीं से इस प्रकार से कुंजी के द्वारा ये जुड़ा हुआ है। ये कुंजी का संकेत हो गया। अब यहाँ पर आगे देखें, इसमें इस भुजा A और भुजा C, इसके मध्य में यहाँ पर एक सेल है। सेल का प्लस वाला भाग, जिसको हम बड़ी खड़ी लकीर में इसको बना रहे हैं, ये प्लस है, और जो छोटी है यहाँ पर माइनस। ये संकेत है भौतिकी में सेल को व्यक्त करने के लिए। हम इसको लिखेंगे तो इस प्रकार से E लिख सकते हैं। अब आगे चलें, इसमें इसी के साथ में यहाँ पर इसका जो माइनस सिरा है सेल का, उसको कुंजी के द्वारा हम यहाँ पर जोड़ते हैं इसमें, इस प्रकार से कुंजी के लिए। यहाँ पर इसको लिख देते हैं हम K1, और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर के समीप में भुजा B और D के बीच में जो कुंजी है हम इसको K2 के द्वारा व्यक्त कर रहे हैं। अब आगे यहाँ पर जो धारा प्रवाहित होती है प्लस से माइनस की ओर, तो इस प्रकार से यहाँ पर आगे बढ़ती जाएगी धारा। धारा का मान है I, और इस प्रकार से भुजा A पर जैसे पहुँचती है तो ये 2 भागों में विभक्त हो जाती है। इस प्रकार से तीर चिन्ह यहाँ पर साथ साथ नोट करते जाएंगे। ये धारा का मान है, 2 भागों में बंट गया। ये पहली I1
और यहाँ से हम देखेंगे जो दूसरी दिशा में जा रही है, इसके लिए हम इसको I2 कह रहे हैं। यहाँ पर I1 और I2 का मतलब ये पहले भाग में और ये दूसरी दिशा में। दिशा का है, पहली दिशा में पीस A से B की ओर, भुजा की ओर, और A D की ओर I2 के नाम से हम इसको लिख रहे हैं। आगे इस प्रकार से यही जो I1 धारा है या जो A भुजा से B भुजा की ओर जा रही है, वह भुजा B से होते हुए C की ओर पहुंचती है, और इसी प्रकार से ठीक A से D की ओर और D से आगे इस प्रकार से C भुजा की ओर वह पहुंच जाती है। अंत में C भुजा की ओर जो धारा है यहाँ तक पहुँचती है और आगे प्रवाहित होते होते पुनः इस प्रकार से इस प्रक्रिया से यह रिपीट होती है। अब इस प्रकार से यहाँ पर एक अवस्था होती है संतुलन की अवस्था। तो संतुलन की अवस्था में यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं इसको, संतुलन की अवस्था। ये व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में कैसे होगा, जो गैलोरीमीटर है इसमें कोई विक्षेप नहीं आएगा। हम इसको क्या कहते हैं, संतुलन की अवस्था में विक्षेप शून्य। इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं विक्षेप शून्य होगा, जीरो डिफ्लेक्शन। उसमें जो कांटा रहता है इस प्रकार से, कांटा माने तीर चिन्ह जैसा रहता है वो, तो इस प्रकार से पहले तो इस प्रकार से इधर उधर इस प्रकार से वो डिफ्लेक्ट होते हैं, लेकिन जैसे संतुलन की अवस्था में होती है तो वो स्थिर हो जाती है शून्य में। तो इसके लिए यहाँ पर लिख रहे हैं विक्षेप शून्य का मतलब है संतुलन की अवस्था में। हम जान लेंगे इसको कि विक्षेप नहीं मिल रहा है इस गैलोरीमीटर से, तो यह क्या हो जाएगा, संतुलन की अवस्था में। और इस संतुलन की अवस्था में देखिए यहाँ पर पहली भुजा का प्रतिरोध बटा दूसरी भुजा का प्रतिरोध। तो पहली भुजा का P है, दूसरा प्रतिरोध अपर Q, तीसरा का मान, प्रतिरोध का मान क्या है यहाँ पर R, और ये चौथा है। ऐसा पहला ये फर्स्ट सेकेंड, P फर्स्ट, Q सेकेंड, R थर्ड तीसरा, और S को हम चौथा मानेंगे इसमें। तो ये R बटा S तीसरी भुजा में जो प्रतिरोध है और ये चौथी भुजा में जो प्रतिरोध है उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये आपस में उनका जो अनुपात होता है ये क्या होते हैं, बराबर। कब, जब संतुलन की अवस्था में होता है हमारा व्हीटस्टोन, हम जो अभी उपकरण बनाए हैं इस प्रकार से, उसकी स्थिति पर। अब यहाँ पर हमको मुख्य रूप से ध्यान रखना है, ये जो तीसरी भुजा इसको अब यहाँ पर हम A और D के बीच में रखे हैं। देखो अब हम अपनी मन से किसी भी स्थिति में नहीं रख सकते। P, Q और S, मैं समझाने की इस प्रकार टिक लगा दे रहा हूँ, P, Q और S, इसका प्रतिरोध का मान हमको पहले से ज्ञात है। लेकिन जो तीसरी भुजा है जिसको हम अभी यहाँ पर प्रतिरोध के रूप में R लिखे हैं, इसको तीर चिन्ह ऐसा दर्शा रहे हैं, इसका प्रतिरोध अभी अज्ञात है। इसको मैं समझने के इस प्रकार से ही पर लिख दे रहा हूँ, ये अज्ञात प्रतिरोध है, हमको इसका प्रतिरोध ज्ञात करना है। या हम दूसरे शब्दों में कहें, यदि हमको किसी तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है तो इस व्हीटस्टोन सेतु में अभी जो हम उपकरण देख रहे हैं इसमें इसी स्थान पर माने A D भुजा के बीच में हमको इसको रखना है। तो यही है इसमें। तो ये वाला अभी क्या है, यहाँ पर R अज्ञात है। तो कैसे ज्ञात करेंगे R का मान, तो R बराबर पक्षांतर कर दे इसको, तो पहले से यहाँ पर P बटा Q है और आगे S अभी हर में है, पक्षांतर करने क्या हो जाएगा, वो अंश में चला जाएगा। तो ये सूत्र हो गया R बराबर यानी तीसरी भुजा का प्रतिरोध बराबर जो अज्ञात है पहली भुजा का प्रतिरोध बटा दूसरी भुजा का प्रतिरोध गुणित चौथी भुजा का प्रतिरोध, जो कि S के रूप में लिखा गया है। इस प्रकार से हम इस तार के हम प्रतिरोध फिजिक्स में हम इसको ज्ञात करते हैं, लेकिन हम उसको अभी बिलियन विद्युत अपघट्य बिलियन के चालकता के मापन के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो इसी सिद्धांत पर यह लागू होगा, और लागू होने पर हम इसको अब आगे इसी चित्र को यहाँ पर हम जो बनाए हैं सिद्धांत के आधार पर, इसको हम आगे बिलियन के लिए लागू करेंगे। तो किस प्रकार लागू करेंगे इसको हम यहाँ पर आगे चित्र के माध्यम से समझेंगे। देखिए यहाँ पर ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भुजा का नाम हम लिख रहे हैं A, B और एक भुजा C और एक भुजा हो गया यहाँ पर D। सेम है, केवल हमको बिलियन को यहाँ पर रखना। अभी तक फिजिक्स में तार का उपयोग कर रहे थे, अब हम इसके जगह में माने A D में जो प्रतिरोध तार था उसके जगह में बिलियन को हम रख रहे हैं। तो बाकी सेम चित्र ऐसी होगा, इस प्रकार से प्रतिरोध है
और यहाँ पर अब आगे देखें, इसमें ए भुजा और डी भुजा। यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, इसमें अब तार के जगह में, प्रतिरोध तार के जगह में, जिसको हम आर लिखे थे उसके जगह में विद्युत अवघट्ट विलयन को रख रहे हैं। इसके लिए यहाँ पर एक सेल की आवश्यकता होती है। इसका नाम यहाँ पर लिखें आप, इसमें ए बी भुजा में जो प्रतिरोध है मान लेते हैं इसमें R1 है। भुजा BC में जो प्रतिरोध है इसको मान लेते हैं R2। और तीसरी जो भुजा है जिसको हम अभी यहाँ पर A और D के बीच में रखे हैं, वो जो अज्ञात होता है इसमें हम बिलियन को रख रहे हैं, तो अभी यहाँ पर ये बिलियन के रूप में आएगा, इसीलिए हम अभी इसको यहाँ पर R आप सॉल्यूशन लिखेंगे, R सॉल्यूशन। इसका मतलब हो गया बिलियन, जिसका हमको प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब यहाँ पर चूंकि हम R1 R2 लिख चुके हैं तो 3 बच गया है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको D और C के बीच में क्या लिखेंगे, R3 लिखेंगे। अब इसके लिए यहाँ पर एक सेल की जरूरत पड़ती है, जिसको हम कहते हैं चालकता सेल। और इस चालकता सेल को हम थोड़ा समझें, इसमें किस प्रकार से बनी होती है। ये चालकता सेल को यहाँ पर चित्र के द्वारा दर्शाया जा रहा है। इसमें इसकी आकार और आकृति भिन्न भिन्न प्रकार से होती है, लेकिन यहाँ पर उसका जो कार्य है एक ही कार्य है, चालकता सेल का किसी विद्युत अवघट्ट विलयन की चालकता का मापन करना। यहाँ पर ये बिलियन को भरने के लिए जगह है, यहाँ से हम बिलियन को भरेंगे इसमें। और इस प्रकार से यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोड है यह प्लेटिनम की बनी होती है। इस प्रकार से बना सकते हैं हम इसको। ये प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड दोनों ओर, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, और इसमें प्लेटिनम ब्लैक का, इस प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर प्लेटिनम ब्लैक का अस्तर चढ़ा होता है या लेपन करते हैं इसमें। इसको समझाने के इस प्रकार से हम यहाँ पर ये प्लेटिनम जो इलेक्ट्रोड है इसको इस प्रकार से बनाया गया है। इसमें विद्युत अवघट्ट विलयन को भरा गया है, इसमें विद्युत अवघट्ट विलयन, जिसकी चालकता हमें मापन करनी है इसमें। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कोष्टक में प्लेटिनम ब्लैक, प्लेटिनम ब्लैक। ये प्लेटिनम ब्लैक क्यों लगाते हैं उसके बारे में समझेंगे। ये जो चित्र हो गया इसको हम अभी यहाँ पर बोल रहे हैं, इसमें चालकता सेल एक कांच की बनी होती है, पायरेक्स कांच। यहाँ पर मैं नाम को लिख दे रहा हूँ, पायरेक्स कांच की बनी होती है, जो कि एक बहुत ही मजबूत कांच होती है, आसानी से टूटता नहीं है। ये स्थान है जहाँ पर विलयन भरेंगे, जिसका हमको विलयन की चालकता को मापन करना है। आगे थोड़ा देखेंगे, इसमें भुजा ए और सी, इसमें हम एसी करंट या सीधा के हम एसी धारा, इसको संकेत में इस प्रकार से ऐसा बनाते हैं। ये जो है एसी, एसी का मतलब होता है प्रत्यावर्ती धारा का यहाँ पर उपयोग किया जाता है, प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। तो प्रत्यावर्ती धारा क्यों प्रयोग करते हैं, यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो हीट स्टेंस हेतु है इसमें डीसी का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एसी का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों, इसका कारण है, यहाँ पर जब डीसी का प्रयोग करेंगे, डीसी माने होता है दिष्ट धारा, डीसी दिष्ट धारा, तो दिष्ट धारा का जब प्रयोग करेंगे इस विलयन के लिए भी, तब उस स्थिति में जो विद्युत अवघट्ट विलयन है उसका अपघटन हो जाएगा, और जब अपघटन हो जाएगा तो इस इलेक्ट्रोड के आसपास या समीप में माने आयनों का सांद्रण बढ़ जाएगा या परिवर्तित हो जाएगा, और सांद्रण के परिवर्तन से प्रतिरोध का मान भी परिवर्तन हो जाएगा। तो हमको जिसको ज्ञात करना है वही मान उत्तर गलत हो जाएगा। इसीलिए डीसी के स्थान पर हम किसका प्रयोग करते हैं, यहाँ पर एसी। इसको हम इस प्रभाव को बोलते हैं ध्रुवण प्रभाव। डीसी धारा को जब यहाँ पर इसमें प्रयोग करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाता, इसका विद्युत अवघटन पदार्थ का विघटन, आयनन हो जाता,
और आयनन ज़्यादा मात्रा में होने से या सांद्रण बदल जाता है इसमें, और सांद्रण बदलने से उसके प्रतिरोध के मान में बदलाव हो जाएगा, और प्रतिरोध का मान जब बदलेगा तो चालकता का मान भी बदल जाएगा। इसीलिए डीसी के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है? एसी। अब आगे देखिए, इसमें प्लेटिनम ब्लैक क्यों लगाते हैं इसमें? तो प्लेटिनम ब्लैक लगाने का कारण भी वही है, जो ध्रुवण प्रभाव है उसको ये क्या करता है? समाप्त करता है। और साथ साथ एसी का भी प्रयोग क्यों करते हैं? तो जो ध्रुवण प्रभाव हो रहा है वो उसको भी ये क्या समाप्त करता है। तो एसी को लगाने से अब एक समस्या हो गया, अभी तक ये हीट एक्सचेंजर हेतु में डीसी का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन जैसा ऐसी इसी प्रकार से करेंगे तो जो गैल्वेनोमीटर है उस पर विक्षेप हमको नहीं मिलेगा। कब? जब हम यहाँ पर एसी का प्रयोग करेंगे। ध्यान समझेंगे इसमें, अभी तक ये डीसी चल रहा था हमारा हीट एक्सचेंजर हेतु का, लेकिन इस डीसी की जगह हम क्या प्रयोग कर रहे हैं? एसी। क्यों करते हैं? एक तो अभी बताया गया, दिष्ट धारा प्रयोग करने से विद्युत भट्ट पदार्थ का अपघटन हो जाएगा, विद्युत अपघटन हो जाएगा, उसको रोकने के लिए एसी का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ जो गैल्वेनोमीटर होता है इसमें विक्षेप हमको सुनाई नहीं दे पाएगा, इसीलिए हम इसमें गैल्वेनोमीटर के स्थान पर, देखिए यहाँ पर जी नहीं लिख रहे हैं हम, तो गैल्वेनोमीटर के स्थान पर इसको मैं चित्र के द्वारा इस प्रकार इसमें इंगित कर रहा हूँ। यह है डिटेक्टर, इसको हम डिटेक्टर, इसको हम संकेतक के रूप में प्रयोग कर रहे हैं कि हमारा जो उपकरण है वो संतुलन की अवस्था में आया या नहीं। डिटेक्ट माने पहचानना होता है, पहचानने के लिए कौन सी अवस्था को? संतुलन अवस्था। तो इसमें गैल्वेनोमीटर का प्रयोग नहीं होता। क्यों? क्योंकि एसी का जब प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर गैल्वेनोमीटर से हमको कोई संतुलन की अवस्था प्राप्त नहीं हो पाएगी या उसे मेजर नहीं हो पाएगा। इसके लिए आजकल इसमें हेडफोन का उपयोग किया जाता है, डिटेक्टर के रूप में हेडफोन। यदि हेडफोन पर कोई आवाज़ नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए हमारा अभी जो उपकरण बनाए हैं हीट एक्सचेंजर हेतु का सिद्धांत पर, इसमें संतुलन की अवस्था में है। इसका और अच्छा से आज आधुनिक युग में एक मैजिक आई आता है, उसका भी उपयोग किया जाता है, मैजिक आई। ऐसे मैजिक आई का मतलब हम जानते हैं, इसमें ये ई है, आँख, आई माने आँख होता है, माने वो यहाँ से उसको डिटेक्ट कर रहा है, देख रहा है, समझ रहे। तो व्यक्ति के लिए देखने का शब्द होता है सामान्य रूप से, या सजीव के लिए हो सकता है देखने के लिए, लेकिन यहाँ पर चूँकि उपकरण है तो इसके लिए एक शब्द दिया गया इसमें मैजिक आई, माने एक जादुई आँख है, एक प्रकार समझेंगे। तो जादुई आँख कैसे है? ये जब विक्षेप होगा तो उसको वो बताता है। तो लेकिन इसके साथ साथ हेडफोन का भी उपयोग किया जा सकता है। जब हेडफोन में कोई आवाज़ नहीं आएगा तब समझ लेंगे विक्षेप शून्य है और वह संतुलन की अवस्था में है। ये हो गया कुछ। और यहाँ पर एक चीज़ और, इसमें चालकता जल का उपयोग किया जाता है। हम जो विलयन बनाए हैं इसमें चालकता जल का उपयोग किया गया है। चालकता जल क्यों? क्योंकि हम पिछले टाइम पढ़ चुके हैं, जो चालकता जल होती है, चालकता जल, इसका स्वयं की चालकता बहुत ही कम होती है। कितना होता है चालकता का मान? 0.043 × 10⁻⁻⁶ ओम इनवर्स, ये चालकता का इकाई है, ओम इनवर्स। तो इस चालकता जल को हम पिछले टॉपिक समझ रहे थे, तो इसकी चालकता बहुत ही कम होती है। इसीलिए इसको हम जब लेंगे तो अलग से विलायक के द्वारा जो चालकता होती है वो प्रभाव नष्ट हो जाएगा। तो जो ये होता भी है तो बहुत ही कम होता है, इस पर ज़्यादा प्रभावित नहीं करता। हम जिस पदार्थ, जिस विद्युत भट्टे विलयन की चालकता ज्ञात कर रहे हैं उसकी चालकता को प्रभावित नहीं करता है। और साथ साथ एक और मुख्य बात है, थर्मोस्टेट में रखा जाता है इस चालकता सेल को। यहाँ पर अलग से चित्र तो नहीं है इसमें, यहाँ पर जानने के हम समझ लें, इसमें थर्मोस्टेट में रखा जाता है। थर्मोस्टेट में चालकता सेल को रखा जाता है। क्यों रखते हैं? तो थर्मोस्टेट का मतलब होता है, देखो थर्मो माने टेम्परेचर सीधा सीधा, और या ऊष्मा समझ लें थर्मो, और एक है इसमें स्टेट। स्टेट माने यहाँ पर स्टैटिक या स्थिर रखने वाला। इसमें तापमान, ऊष्मा का संबंध होता है ताप से, तो ताप के प्रभाव से भी चालकता का मान बदल जाता है। हम इसके बारे में भी समझ चुके हैं प्रभावित करने वाले कारक में। तो उसको भी रोकने के लिए इस चालकता सेल को थर्मोस्टेट में रखा जाता है, ताकि तापमान स्थिर रहे, जिससे कि प्रतिरोध या चालकता का मान स्थिर रहे हो। यदि चालकता का मान बदल जाएगा ताप के प्रभाव से, तो हम जो जिसका ज्ञात कर रहे हैं वो तो उत्तर गलत आएगा इसमें। इसीलिए इस प्रकार से सामान्य इसको प्रयोग करते हैं। अब इसको यहाँ पर मैं दूसरा वाला चित्र मिटा रहा हूँ, इसमें सेम वही है, हम केवल इसमें विलयन को रखें तीसरी भुजा में। अब आगे देखिए, संतुलन की अवस्था में सेम सूत्र होगा।
संतुलन की अवस्था में। कैसे जानेंगे? जब हेडफोन पर कोई भी आवाज़ हमको सुनाई नहीं देगा, तब की स्थिति में यहाँ पर सूत्र है, प्रथम भुजा इसका प्रतिरोध का मान क्या हो गया R1, द्वितीय भुजा का प्रतिरोध का मान क्या हो गया R2, B और C के बीच में, और तीसरी भुजा जिसको हम यहाँ पर A और D के बीच में लेते हैं, तो ये बिलियन है भी, तो इसको हम यहाँ पर लिखे हैं R ऑफ द सॉल्यूशन या बिलियन का प्रतिरोध। और जो चौथी भुजा है इसको हमने क्या लिखा है यहाँ पर R3, क्योंकि अभी तक 1 और 2 का यूज हो चुका है, 3 का नहीं हुआ था, इसीलिए हम यहाँ पर इसको 3 लिख रहे हैं। अब इस प्रकार से देखिए यहाँ पर बिलियन, हमको R1 का मान ज्ञात है, R2 का मान ज्ञात है और R3 का मान इस व्हीट स्टीनर सेतु के आधार पर। यहाँ पर R ऑफ द सॉल्यूशन या जो तीसरी भुजा है, यहाँ पर प्रतिरोध का मान क्या है, यहाँ पर मैं संक्षिप्त में लिखा हूँ, इसमें एक चाहे तो हम लिख सकते हैं ऐसा सॉल्यूशन या हिंदी में बिलियन भी लिख सकते हैं। ये अज्ञात है अभी, ये समझेंगे इसमें। तो कैसे ज्ञात होगा? यहाँ पर R1 बटा R2 पक्षांतर कर दें R3 को, तो ये अंश में चला जाएगा इस प्रकार से। ये समीकरण हो गया यहाँ पर, यह सूत्र कहें अज्ञात बिलियन की प्रतिरोध का मान R1 बटा R2, ये दोनों, ये तीनों ज्ञात हैं, 4 में से 3 मान ज्ञात हैं, तो हम चौथे मान ज्ञात कर रहे हैं। संतुलन की अवस्था में इस प्रकार से इसके सूत्र होते हैं, प्रथम भुजा का प्रतिरोध बटा दूसरे भुजा का प्रतिरोध बराबर तीसरी भुजा का प्रतिरोध बटा चौथी भुजा। यही है व्हीट स्टीनर सेतु का सिद्धांत। अब केवल हमको एक लाइन लिखना है, हमको निकालना क्या है? बिलियन की चालकता, जिसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी। इसी शब्द को हम यहाँ पर ले रहे हैं, जिसको हम प्रेक्षित चालकता भी कहते हैं। तो क्या सूत्र होता है उसका? प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है या रेसिप्रोकल होता है 1/R, तो यहाँ से हम R, क्योंकि आप यहाँ पर अभी फिलहाल सॉल्यूशन शब्द का प्रयोग किए हैं, बिलियन की प्रतिरोध, उसका व्युत्क्रम कर देंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? चालकता का मान ज्ञात हो जाएगा। इस प्रकार से हम विद्युत बिलियन की चालकता का मापन इसमें करते हैं। और ये हो गया व्हीट स्टीनर सेतु का सिद्धांत। अब आगे कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अगला पॉइंट, चालकता का मान जब ज्ञात हो गया, तब अगला एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है, या 2 वैज्ञानिक मिल करके एक थ्योरी अलग से दिए हैं इसी चालकता संबंधित, जिसका नाम है डीबाई और हकल। इन्होंने कुछ अभिधारणाएं दी हैं, उनको हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए आप, डीबाई हकल सिद्धांत। अगला टॉपिक है इसमें डीबाई हकल सिद्धांत। और ये जो सिद्धांत है मुख्यतः प्रबल विद्युत अपघट्टों के लागू है। इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसमें प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए, दुर्बल के लिए नहीं है। तो इसमें क्या क्या उन्होंने अभिधारणाएं दी हैं, अवधारणाएं जिसको बोलते हैं हम पास्टुलेट्स, उसको यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करें इसमें। तो पहला इसमें है, इस पूरे के पूरे में बार बार नहीं लिखूंगा यहाँ पर, ये केवल प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए ही है। तो सभी तनुताओं पर या तनुता पर भी लिख सकते हैं, पूर्णतः आयनित होते हैं, पूर्णतः आयनित। इसको हम और संक्षिप्त में लिखें तो समझ सकते हैं लगभग 100%, माने पूरे के पूरे प्रबल विद्युत अपघट्य जब जल में इसको घोलेंगे तो पूरे पूरे आयनित होते हैं। इन्होंने इसको अवधारणा को दिया है। दूसरा, तनुता बढ़ने पर तनुता में वृद्धि होता है तो इसका रिजल्ट होता है तुल्यांकी चालकता में भी वृद्धि होती है। तुल्यांकी चालकता में वृद्धि होती है। क्यों होती है? क्योंकि तनुता बढ़ने पर आयनों का जो वेग होता है वो बढ़ जाता है और उसके कारण से तुल्यांकी चालकता में भी वृद्धि आती है। तीसरा हम देखेंगे यहाँ पर जो मुख्य बिंदु है, इसमें जितने भी आयन हैं, आयन उपस्थित आयन यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, पहले से उपस्थित शब्द को जोड़ देता हूँ।
उस विलयन में जो आयन उपस्थित हैं, जब हम इसको पूर्णतानित किए हैं या उसको तनु किए हैं, तब ये सभी कूलाम्ब के नियम का पालन करते हैं। कूलाम्ब के नियम का पालन करते हैं। आप लोग भी साथ साथ इसको संक्षिप्त में लिख जाइए। क्या नियम है कूलाम्ब का नियम? Q1, यहाँ पर कैपिटल Q का उपयोग हो रहा है, इनटू Q2, Q माने आवेश। इसको समझाएं किस प्रकार से संक्षिप्त में हम 10वीं में पढ़ चुके हैं। कूलाम्ब का नियम, दो बिंदु आवेश है जिसको हम भौतिकी में इस प्रकार से Q1 और क्या लिखे थे इसको Q2। अभी इतने को आप लोग पहले कॉपी में नोट कर लीजिए। आगे हम देख रहे थे इसमें कूलाम्ब के नियम का पालन करते हैं, उसमें जो आयन होते हैं कैसे होते हैं, एक नज़र संक्षिप्त में देखें। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, देखिए बल के लिए यहाँ पर हम क्या प्रयोग करते हैं इसमें, F, फोर्स। उनके बीच की दूरी, ये दोनों जो बिंदु आवेश हैं इनकी जो बीच की दूरी होती है इसको हम स्मॉल r के द्वारा लिख रहे हैं। तो इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। एक बार पुनः समझ लें, किन्हीं चालक के सिरों या इस बिंदु आवेश, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के गुणनफल उसके लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती होते हैं तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो बीच की दूरी को क्या लिखा गया है, r, तो ये r का क्या हो गया, वर्ग। ये कूलाम्ब का नियम है, इसको हम 10वीं कक्षा में हम अध्ययन कर चुके हैं। तो ये कूलाम्ब के नियम का भी पालन हो रहा है इसमें। और चौथा एक यहाँ पर पॉइंट है, चौथी बिंदु लेम्डा भी। यहाँ पर देखिए मैं ये इस प्रकार से लेम्डा के लिए न बना करके इसमें एक अलग प्रकार की लेम्डा, इसको भी लेम्डा पढ़ना है। तो लेम्डा भी बटा लेम्डा इन्फिनिटिव अनंत, ये लेम्डा भी बटा लेम्डा इन्फिनिटिव का जो मान होता है यह चालकता अनुपात को दर्शाता है। चालकता अनुपात है, न कि उसकी आयनन की मात्रा। ये केवल चालकता अनुपात को दर्शाता है। तो क्या चालकता अनुपात है समझें, भी तनुता पर उसकी चालकता और यह है अनंत तनुता पर उनकी चालकता। आयनों का है, भी तनुता पर उनकी चालकता और लेम्डा इन्फिनिटी को क्या पढ़ना है हमको, अनंत तनुता पर उनकी चालकता, आयनों की चालकता। ये आयनन की मात्रा को, ये जो फार्मूला है या सूत्र है लेम्डा भी बटा लेम्डा इन्फिनिटी, ये नहीं दर्शाता है। किसको बताता है, वो चालकता अनुपात को वह बताता है। आगे एक पॉइंट इसमें है, मैं इधर से ऊपर से मिटा रहा हूँ। चौथी एक मुख्य बिंदु है इसमें, सॉरी पांचों पॉइंट है, पांचवी बिंदु। इसमें जितने भी आयन हैं बिलियन में आयन, ये बिलियन की बात कर रहा हूं मैं, विद्युत अपघट्य बिलियन की है, उपस्थित आयन, बिलियन में उपस्थित आयन आयनिक परिमंडल का निर्माण करते हैं। आयनिक परिमंडल का निर्माण करते हैं। तो आयनिक परिमंडल क्या होता है इसमें, या आयनिक परिमंडल बनाते हैं भी लिख सकते हैं हम। आयनिक परिमंडल को हम संक्षिप्त समझें, उस बिलियन में जितने भी आयन हैं उसमें प्रत्येक आयन, जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ माइनस, ये जो आयन है ऋणात्मक आवेश वाला आयन, वह अपने विपरीत आवेश वाले आयनों से घिरे होते हैं। जैसे यहाँ पर मान लो माइनस वाला होगा तो किससे घिरा होगा, वह प्लस वाला से घिरा होगा, इस प्रकार से। ये प्लस है सब, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक परिमंडल। ऐसा ही ठीक उसका उल्टा भी हो सकता है, प्लस वाला किससे घिरा होता है, माइनस चार्ज वाले से घिरे होते हैं। तो प्रत्येक आवेश विपरीत आयन वाले आवेशों से घिरे होते हैं, इसको हम आयनिक परिमंडल कहते हैं। प्लस का माइनस या माइनस का प्लस, इसको हम एक शब्द यहाँ पर देखो सेंटर में है, इसको हम केंद्रीय आयन कहेंगे, जो बीच में है यहाँ पर केंद्रीय आयन, और इस प्रकार की स्थिति में ये पाए जाते हैं। अब इन्हीं ऊपरों हम अभी जितना 5 बिंदु मुख्य बिंदु पढ़े हैं, उन बिंदुओं के आधार पर डीबाई और हकल ने एक समीकरण दिया है गणितीय रूप में, और गणितीय सूत्र यहाँ पर है इसका, हम लोग इसको लिखेंगे, इसमें चल लिखेंगे यहाँ पर, इसको बोलेंगे डीबाई हकल समीकरण।
सूत्र है इसका लॉग गामा आई, ये गामा है, आई बराबर माइनस ए जेड आई स्क्वायर इंटू रूट ओवर म्यू। ये यू नहीं है, म्यू पढ़ना है इसको। एक बार पुनः समझ लें, लॉग गामा आई एक ही साथ में है वो, बराबर है ऋण ए जेड आई स्क्वायर, स्मॉल आई है वो भी, और वर्गमूल क्या है यहाँ पर, म्यू है। तो इसमें क्या क्या है पर समझ लें। यहाँ पर मैं संक्षिप्त में लिखता हूँ इसको। ये जो गामा आई है ये बताता है इसमें उसके जो इसमें सक्रियता गुणांक, एक्टिविटी कोफिशिएंट, संक्षिप्त में आप लोग इस प्रकार से लिखते हैं, सक्रियता गुणांक कहलाता है यहाँ पर। ये जो है विलायक के लिए स्थिरांक है। जिस विलायक में हम इसको घोले हैं, विलायक का स्थिरांक, या विलायक के लिए लिख लेंगे, विलायक का स्थिरांक की जगह में विलायक के लिए स्थिरांक। यहाँ पर जो जेड आई है एक ही साथ में है, जेड आई, ये यहाँ पर बताता है इसमें आयन। देखो आई माने यहाँ पर समझने के लिए आयन हो गया है, जेड माने संयोजकता, तो हमारे समझने के लिए हो गया ये आयनों की संयोजकता, आयनों की संयोजकता। इसका मतलब है कि हम जिस प्लस या माइनस की बात करें, इसके ऊपर में कितना प्लस, 2 प्लस लिखा है कि 1 प्लस लिखा है कि 3 प्लस, या माइनस भी लिखे हैं तो ऊपर में जो माइनस लिखते हैं, जैसे उदाहरण के लिए सोडियम आयन, यहाँ पर सोडियम है तो एक ही प्लस है यहाँ पर, तो यही इसके बता रहे हैं इसमें आयनों की संख्या। तो यहाँ पर आयनों की संख्या कितनी है बताओ, 1 है। किसी में जैसे मान लो बेरियम में यहाँ पर एक उदाहरण के लिए 2 प्लस है, मैं समझने के यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो ये इसका मतलब है यहाँ पर जेड आई का मान कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ये इसको बता रहा है आयनों की संयोजकता। अब आगे यहाँ पर एक यहाँ पर लिखा हुआ है म्यू। इस म्यू का मतलब होता है आयनिक प्रबलता, आयनिक प्रबलता, आयनिक स्ट्रेंथ। ये कुछ यहाँ पर शब्दावली है इसमें संक्षिप्त में। अब यही जो समीकरण है इसको हम क्या बोलते हैं, डीबाई हकल समीकरण। संक्षिप्त में इसको डीबाई के लिए डी और हकल के लिए एच इक्वेशन भी कहते हैं, डीबाई हकल समीकरण। अब आगे ध्यान समझेंगे कहानी आगे, ये कहानी जैसा है उसके आगे और क्या क्या होते गया इसमें। अब इन्होंने इस प्रकार की अपनी अवधारणा दिया, उस अवधारणा के आधार पर उन्होंने एक गणितीय रूप दिया है। आगे एक गणित माने इसको कमी कुछ रह गया, उसको जानने के लिए यहाँ पर एक नाम है इसमें, वैज्ञानिक का नाम, इसका नाम है ओनसागर। इन्होंने क्या कहा कि डीबाई हकल में जो कमियां थी उन कमियों को उन्होंने दूर करने का प्रयास किया। और क्या इन्होंने फिर आगे कहा कि लेमडा भी और लेमडा इन्फिनिटी का मान, आगे यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, क्या सुधार हुआ अब देखते जाइए। ओनसागर ने क्या बताया, ओनसागर ने बताया कि लेमडा भी, इसका मतलब हम अभी समझ चुके हैं, भी तनुता पर उसकी चालकता है, और एक हमने समझा इसमें लेमडा इन्फिनिटिव, अनंत तनुता पर चालकता। तो यहाँ पर देखा उन्होंने कि लेमडा इन्फिनिटिव का मान हमेशा लेमडा भी से ज़्यादा होता है। वह पुनः समझ लें, लेमडा भी का मान कम, भी तनुता पर जो चालकता है उसका मान हमेशा कम होता है, किसके तुलना में, अनंत तनुता पर उसकी जो चालकता है उससे। तो यहाँ पर क्यों होता है, आगे देखिए इसमें ऐसा क्यों, इन्होंने बताया कारण को। कारण क्या है, यहाँ पर हम इसको समझने जा रहे हैं। इसमें किसी कमी है वो, इसको दूसरे रूप में कहें हम तो डीबाई हॉकल ने जो समीकरण दिया था, सिद्धांत दिया था, उसमें जितना चालकता का उन्होंने अपेक्षा किया गणितीय रूप से, उससे कहीं कम हो गया ओनसागर के आधार पर। तो क्यों चालकता में कमी हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि लेमडा इन्फिनिटी का मान हमेशा अधिक होता है किसके तुलना में, लेमडा भी की तुलना में। अब क्यों होता है, इन्होंने उसके कारण सहित उसको बताया हुआ है, इस कमी को दूर किया हुआ है डीबाई हकल सिद्धांत के। देखो कारण यहाँ पर, इसी को मैं आगे यहाँ पर ले रहा हूँ। इसमें पहला कारण है, इसमें 2 प्रकार के प्रभाव होते हैं। पहला को यहाँ पर हम बोलते हैं श्रांति प्रभाव, श्रांति प्रभाव, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको रिलैक्सेशन इफेक्ट,
रिलैक्सेशन इफेक्ट, श्रांति प्रभाव। रिलैक्स माने शांत हो जाना, शांत का मतलब यहाँ पर उसकी गति से संबंध है इसमें, माने इसका वेग धीमे हो जा रहा है। कैसे होता है देखिए, उनसागर के अनुसार में प्रत्येक आयन विपरीत आवेश वाले आयनों से घिरे होते हैं। इसको तो यहाँ पर डिबाई ने बता ही दिया था शुरू में, ये डिबाई के अनुसार में है। इसमें क्या कमी रह गई यहाँ पर हम इसको अध्ययन कर रहे हैं। ये मान लीजिए यहाँ पर धन आयन वाले से यहाँ पे एक उदाहरण के रूप में हम ले रहे हैं केंद्रीय आयन, मान लो उदाहरण के लिए आयन है, तो ये आयनिक परिमंडल है। किसने बताया इसको? इसको हमें बताया है अभी हम जिसको अध्ययन कर रहे हैं डिबाई हकल के अनुसार में। और इस स्थिति में ये जो माइनस चार्ज वाले हैं समान रूप से चारों ओर से घिरे होते हैं अपने विपरीत आवेश वाले आयनों से, और यह मुख्यतः सममित होता है। सममित का मतलब समान रूप से चारों तरफ से घिरे हुआ है, किसी एक साइड से, एक ओर से ज़्यादा बल का अनुभव या माने आकर्षण बल का अनुभव नहीं कर रहा है। अब इसमें क्या क्या उन्होंने 2 इलेक्ट्रोड डाला बिलियन में, ये बिलियन के रूप में है, एक में एक हो गया प्लस और एक हो गया माइनस। अब उनसागर के अनुसार में डिबाई ने तो ऐसा बताया, डिबाई हकल ने, कि प्रत्येक आयन विपरीत आवेश आयनों से घिरे होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? आयनिक परिमंडल, आयनिक एटमॉस्फेयर कहते हैं। और ये कैसा होता है? ये सिमेट्री क्या सममित होता है, माने इसका मतलब है समान रूप से चारों ओर से घिरे हुए हैं, किसी एक साइड से ज़्यादा या कम नहीं है। लेकिन उनसागर ने क्या बताया, जब इसमें हम विद्युत धारा का चालन करेंगे तब की स्थिति में क्या होगा देखिए आगे, इसका जो आयनिक परिमंडल है ये टूटने लगता है। ये ऐसा नहीं रहेगा, सममित नहीं रहेगा, कैसा हो जाता है? वो असममित, टूटने लगते हैं। और टूटेंगे तो इसको हम चित्र के द्वारा हम इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं इस प्रकार से। चलिए इस प्रकार इसको और हम असममित बना सकते हैं समझने के लिए। ऐसा देखिए यहाँ पर एक अलग हो गया, यहाँ पर ये माइनस चार्ज वाला आगे बढ़ रहा है, ये थोड़ा समझें इसमें। अभी मान लो हम सेंटर वाला केंद्र को माइनस चार्ज समझे हैं, प्लस भी हो सकता है, ऐसा प्लस होगा तो इधर चारों ओर क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये माइनस वाला किधर चलेगा? वो प्लस की ओर, प्लस वाला किधर चलेगा? माइनस की ओर। तब की स्थिति में क्या होता है देखिए, यहाँ पर दिशा को हम बता रहे हैं इसमें, उसकी जो सममिति होती है वो समाप्त हो जाती है, माने जिस एंगल, माने जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता। ये प्लस वाला है, फिलहाल इसको समझाने के हम इस प्रकार से बना रहे हैं, ये प्लस प्लस, ये प्लस चार्ज वाले हैं। लेकिन कुछ यहाँ पर देख रहे हैं हम, यहाँ पर चित्र के अनुसार में इसकी सममिति क्या हो रही है? समाप्त हो रही है। और ये कैसा हो जाते हैं अब यहाँ पर? असममित हो जाते हैं, असममित। इसका मतलब है टूटने लग रहा है। और आगे आगे जैसे आएगा केंद्रीय आयन, तो फिर से चारों तरफ से फिर समान रूप से आयनिक परिमंडल बनाते आएंगे। और इधर पीछे तरफ जो अभी सममित हम आयनिक परिमंडल देख रहे थे, वो आयनिक परिमंडल टूटने लगता है। तो 2 बातें मुख्य हो रही हैं, आयनिक परिमंडल टूटने लगते हैं और नए आयनिक परिमंडल का निर्माण होता जाता है। ये बीच वाला आगे जाते जाएगा तो फिर से जैसे हम यहाँ पहले चित्र में देख रहे हैं वैसा इस प्रकार से बनाते जाएंगे, और फिर आगे बढ़ते जाएगा, माइनस प्लस की हो जा रहा है, तो क्या होगा? फिर से जो पुराना वाला है वो टूटने लगता है। अब आगे थोड़ा ध्यान समझेंगे, पुराने परिमंडल के टूटने में ज़्यादा समय लगता है और नए परिमंडल बनने में कम समय लगता है। तो उनके बीच का जो अंतराल है, टाइम इंटरवल है, उसी को यहाँ पर क्या कहा गया है? श्रांति काल कहते हैं। एक शब्द आता है इसमें, श्रांति काल। श्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम अंग्रेजी में कहेंगे। तो क्या है, इसको एक लाइन में समझेंगे तो वह समय या समय का अंतराल जिसमें पुराने परिमंडल के टूटने में ज़्यादा समय लगता है और नए परिमंडल के बनने में कम समय लगता है, उन दोनों के बीच का जो अंतराल है, टाइम का अंतर है, उसी को हम क्या कहते हैं? श्रांति काल। और इस प्रभाव को हम क्या नाम देते हैं इसमें, या उनसागर के अनुसार में श्रांति प्रभाव कहते हैं। अब इसी कारण से यहाँ पर ये जो उनकी वेग जितना होना चाहिए, जिस वेग से इस इलेक्ट्रोड पर पहुंचना चाहिए, वह वेग क्या हो जाता है? कम। तो डिबाई हकल ने गणितीय रूप से जितना उन्होंने अपेक्षा किया कि इसकी चालकता ऐसा होगा, तो उसकी तुलना में यहाँ पर चूँकि जैसा होना चाहिए, उस जिस वेग से आगे बढ़ना चाहिए उस वेग से नहीं बढ़ रहा है, इसलिए इसका वेग की कमी के कारण से चालकता के मान में भी कमी आएगा। इस प्रकार से उनसागर का ये मानना है। दूसरा, आगे चलें, इसका प्रभाव के कारण को देखें कि लेम्डा भी का मान भी तनुता पर उनकी जो चालकता होती है वह अनंत तनुता पर चालकता से कम क्यों हो जाता है, हम इसी को यहाँ पर समझ रहे हैं।
दूसरा चलते हैं इसमें कारण, लेमडा भी का मान लेमडा इन्फिनिटी से कम क्यों है। तो दूसरा यहाँ पर नाम दिया इसमें प्रभाव का नाम, इसको कहते हैं अपन वैद्युत कण संचलन प्रभाव। अब प्रभाव के नाम से हम इसको समझ सकते हैं। वैद्युत मान यहाँ पर प्लस और माइनस से है। आयन माने वो जो हम आयन को देख रहे हैं जिसमें घुला हुआ आयनिक पदार्थ, जैसे सोडियम क्लोराइड को घोलें तो Na+ और Cl-। उसका संचलन माने, संचलन का मतलब गति करना सामान्य शब्द में, उसके द्वारा क्या प्रभाव हो रहा है देखिए इसमें। तो प्रत्येक आयन हम तो देख चुके हैं कि आयनिक परिमंडल से घिरा हुआ है। इस प्रकार से ये डीबाई हकल का मानना है, इसी में क्या कमियां रह गई थी उसी को उन्होंने उजागर किया कि आयनिक परिमंडल बन गया। ये तो पहले से उपस्थित है उस विद्युत भट्ट पदार्थ के विलयन में। अब आयनिक परिमंडल में यहाँ पर जो माइनस वाला किधर गमन कर रहा है, यहाँ पर ये प्लस की ओर, और जो प्लस वाले थे ये सब किधर गमन कर रहे हैं, यहाँ पर ये माइनस इलेक्ट्रोड की ओर गमन कर रहे हैं। अब यहाँ से एक प्रभाव, चूँकि हम विलयन में घोले हैं इस प्रकार से, तो विलयन उपस्थित है, तो इसमें उपस्थित क्या है, यहाँ पर ये विलायक भी उपस्थित हैं। मैं समझाने के इसको इस प्रकार से लिख दे रहा हूँ, ये विलायक हो गया जिसको हम अभी डेस के बाद समझ रहे हैं। ऐसा सा बना रहे हैं अपन, ये विलायक में उपस्थित है। तो आयन जो केंद्रीय आयन है, जैसे जैसे विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गमन करेंगे तब वो विलायक के अणुओं से भी क्या होता है, उनका घर्षण होता है, और उसके कारण से यहाँ पर उनका जो केंद्रीय आयन का जो वेग होना चाहिए उस वेग में क्या होती है, कमी। इसको हम यहाँ पर विलेय विलायक अन्योन्य क्रिया के नाम से भी समझ सकते हैं। तो ही विलेय विलायक अन्योन्य क्रिया होती है, और केंद्रीय आयन इस विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर जब गमन कर रहे हैं तब उसके वेग में क्या हो जाती है, कमी। इस कारण से लेमडा भी का जो मान है वो लेमडा इन्फिनिटी से हमेशा क्या होता है, कम होता है इसमें। ये हो गया यहाँ पर कुछ कारण, और इसी कारणों को दर्शाते हुए सम्मिलित रूप से डीबाई हकल और ओनसागर ने एक नया समीकरण दिया, जिसको नाम देते हैं अपन डीबाई हकल ओनसागर समीकरण। हेडिंग डाल लीजिए, डीबाई हकल ओनसागर समीकरण। डीबाई हकल ओनसागर समीकरण। डीबाई हकल ओनसागर इक्वेशन, संक्षिप्त में इसको हम बोलते हैं DHO। डी माने डीबाई हो गया शब्द, हकल के लिए H, ओनसागर के लिए O, इक्वेशन DHO इक्वेशन क्या है। अब देखिए सम्मिलित रूप से उनके जो डीबाई हकल ने जो सूत्र दिया था उस सूत्र को उन्होंने चेंज किया मिल करके, तीनों मिल करके, और एक नया सूत्र दिया। तो लेमडा भी का जो मान है, जो नया मान मिला, इसका मान हुआ इसमें इन तीनों के अनुसार में लेमडा इन्फिनिटिव माइनस 82.4 82.4 बटा DT टू दी पावर 1/2 ईटा। यहाँ पर n नहीं है, थोड़ा सा इसको लंबा खींचेंगे, ईटा कहते हैं इसको, प्लस 8.2 इंटू 10 टू दी पावर 5 बाई DT टू दी पावर 3/2, उसका घात लिखना है। और आखिरी में लिखिए यहाँ पर लेमडा इन्फिनिटिव, कोष्टक पूरा बंद करेंगे यहाँ से, और आगे में आप लिखेंगे यहाँ पर √/c वर्गमूल c। ये सूत्र है, तीनों ने मिलकर नया दिया है। उसमें जो कमियां रह गई थी, किसमें, लेमडा भी का मान क्यों कम हो रहा था, उस कमी को पूरा करने के लिए इन्होंने इस समीकरण में ये नया परिवर्तन किया, और चेंज करने पर उन्होंने पाया। अब यहाँ पर क्या क्या है थोड़ा समझ लें, मैं यहाँ पर अलग से नहीं लिख रहा हूँ। ये डी का जो मतलब है यहाँ पर आप लोग साथ साथ लिख जाएंगे, इसको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक ये विलायक का होता है, खास करके अलग अलग विलायक का अलग अलग, जिसमें जल का कितना होता है 80 डीबाई होता है। यहाँ पर देखिए टी का मतलब टाइम, और जो टाइम है केल्विन में व्यक्त किया गया है, जिसको बोलते हैं हम यहाँ पर परम ताप, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये हमको अंश सेंटीग्रेड में लिखना नहीं है, फ़ारेनहाइट में लिखना नहीं है, र्यूमर में लिखना नहीं है, किस में लिखना है, केवल केल्विन में। आगे देखिए यहाँ पर एक है ईटा, वहीं पर लिख रहा हूँ,
ईटा का मतलब यहाँ पर है ये विस्कासिता गुणांक, श्यानता गुणांक हिंदी में इसको कहते हैं हम ईटा, श्यानता गुणांक, विस्कोसिटी कोफिशिएंट। और यहाँ पर आगे है लेम्डा भी, तो हम समझ ही रहे हैं, भी तनुता पर चालकता, और ये भी मुख्य से तुल्यांकी चालकता है, तुल्यांकी, भी तनुता पर तुल्यांकी चालकता। और ये इन्फिनिटिव का मतलब है अनंत, अनंत लिख लीजिए, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता, सेम ऐसा लिखिए। और यहाँ पर एक है इसमें, इसको चालकता शब्द प्रयोग कर दे रहा हूँ, यहाँ पर तुल्यांकी चालकता लिख लीजिए। और यहाँ पर एक बच गया सी माने कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, सांद्रण, और ये भी ग्राम प्रति लीटर में है। ये कुछ मान हैं, इसके आधार पर उन्होंने बनाया। अब आगे देखिए, इस समीकरण में कुछ सुधार हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसको यहाँ पर बदल करके आ गया, और क्या लिखा गया, इसको नीचे वाला मिटा रहा हूँ मैं, लिख लीजिए। इसको संक्षिप्त में कैसा बनाया गया देखिए, इधर से इसी को सरल रूप में बनाने के लिए लेम्डा भी बराबर लेम्डा इन्फिनिटिव माइनस 82.4 बटा dt के घात 1/2 n इस ईटा, इसको एक साथ उन्होंने लिखा a, एक साथ, इसमें a का मतलब हो गया 82.4 बटा dt के घात 1/2 ईटा, आगे प्लस 8.2 गुणित 10⁵ बटा dt का घात 3/2, इसको उन्होंने क्या लिखा, b के रूप में लिखा। मैं b अलग से नहीं लिख रहा हूँ, b का मतलब दूसरा जो बिंदु है प्लस के बाद में, प्लस के बाद माने इन्फिनिटी के पहले, मैं इन्फिनिटी को अभी नहीं बोला हूँ, क्या बोला मैं, b बराबर 8.2 गुणित 10⁵ बटा dt का घात 3/2, यह है b का मान। अब आगे पहले से यहाँ पर क्या लिखा हुआ है समीकरण में, लेम्डा इन्फिनिटिव, और फिर से यहाँ पर है आगे सूत्र में √c। यदि हम इसको 25 अंश सेंटीग्रेड कमरे का ताप अर्थात 298 केल्विन 298 केल्विन पर हम देखें जल, यदि जल विलायक माने अपन, तो उस स्थिति में जो लेम्डा भी का मान है, आंकिक मान हम देखें इसमें लेम्डा इन्फिनिटी समीकरण का मान, इसमें जो अभी सबको हल करेंगे, क्योंकि जल को विलायक लिए हैं, 25 अंश सेंटीग्रेड ताप है, उसका जल का विस्कोसिटी कोफिशिएंट वो भी निश्चित होता है। उस स्थिति में मान को रखेंगे तो हम यहाँ पर कुछ मान प्राप्त होंगे, सर ये माइनस है इसमें, लेम्डा इन्फिनिटिव माइनस, या यहीं पर लिख सकते हैं, इसका मान अपन हल करेंगे तो हमको यहाँ पर उत्तर प्राप्त होगा 60.2, इसका मान हो गया। ये टोटल अपन पहला स्टेप को हल करें। आगे प्लस जो दूसरा मान है, इस मान को हल करेंगे तो मिलेगा हमको 0.229, लिख लीजिए साथ साथ। और आगे पहले से सूत्र में हमारा, इसमें सूत्र क्या है यहाँ पर, लेम्डा इन्फिनिटिव और आगे में √c है। ये हो गया हमारा उसका और उसका सरलतम रूप। आगे इसको मिटा रहा हूँ मैं, थोड़ा ग्राफ के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे इसमें। देखिए यहाँ पर सरल रेखा का समीकरण, सरल रेखा का समीकरण होता है y बराबर mx प्लस c। इसमें राइट हैंड साइड की ओर c है, सॉरी ये बदलने वाला x है और दाईं इसमें y है, तो यहाँ पर इसको तुलना करें हम, तो y की जगह में क्या है यहाँ पर, लेम्डा भी तनुता पर चालकता, और दाईं ओर देखें जिसमें दो मान एक साथ जुड़े हुए हैं जिसका मान बदलने वाला है, और ये मान यहाँ पर देखिए दाईं ओर तीर चिन्ह के बराबर के बाद में यहाँ पर c का मान सबसे लास्ट में, ये दो मानों से एक मान c हो गया, दूसरे मान पूरा कोष्टक है, इसका मान मतलब सीधा सीधा क्या हो गया बताओ, √c। इन दोनों के बीच में ग्राफ खींचें, x अक्ष में ले रहे हैं हम √c को, y अक्ष में ले रहे हैं लेम्डा भी को, ग्राफ खींचते हैं तो इस प्रकार से जो ग्राफ प्राप्त होते हैं, इस ग्राफ के आधार पर हम इसको समझ रहे हैं। चलिए मान लें 2 का भी इसमें उपस्थित है, तो इस प्रकार से हम इसको ले रहे हैं। इसमें ये पूरा तो मिला भी नहीं है इसमें, क्योंकि हम इसको जानते हैं अनंत तनुता पर यहाँ पर जो चालकता का मान होता है, इसको हम डेश के द्वारा ऐसा व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ डेश को डेश बना लीजिए,
ये प्रबल विद्युत की बात कर रहे हैं, हम इसको समझ भी चुके हैं इसमें कि प्रबल विद्युत की जो चालकता होती है अनंत तनुता पर मोलर चालकता, यहाँ पर सांद्रता का मान 0 कर दें तो y अक्ष को काटेगा, और इसका जो ढाल बनने वाला है इसको अलग समझें तो इस प्रकार से ढाल हो गया, ये वाला ढाल tan थीटा, जिसमें लंब बटा क्या होता है आधार, लंब का मतलब हो गया लैम्डा भी और आधार का मतलब यहाँ पर क्या हो गया √c। तो यहाँ से जो ढाल मिलेगा स्लोप सरल समीकरण से क्या होता है समझ लीजिए, x के साथ में जो जुड़ा हुआ है, अर्थात x के जगह हम √c लिखे हैं जो परिवर्तनशील है, इसके साथ में पूरा लिखा हुआ है कोष्टक में क्या लिखा हुआ है माइनस, इसको मैं a b के रूप में लिख रहा हूँ, यहाँ पर इसको लिखे थे हम लोग a कोष्टक में है प्लस b, हम दोनों ये जिस तरह उत्तर आया था उसको क्या लिखे थे हम संक्षिप्त में b लिख रहे हैं, और ये हो गया साथ साथ लैम्डा इन्फिनिटिव। ये जो मान है ऋण कोष्टक में a धन b लैम्डा इन्फिनिटिव ये ढाल कहलाएगा, और इसका जो अंतःखंड है अंतःखंड इंटरसेप्ट क्या होता है यहाँ पर आगे देखिए, उसको हट करके जो एक ही मान है इसको यहाँ पर समझने के मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ c, यहाँ पर सरल समीकरण में एक ही मान कौन सा है यहाँ पर लैम्डा इन्फिनिटिव, तो अंतःखंड क्या हो गया बताओ यहाँ पर इसका लैम्डा इन्फिनिटिव, और अंतःखंड का मतलब है जो y अक्ष को काट रहा है, तो y अक्ष को जो काटेगा ये देखिए यहाँ पर यही जो y को काटने वाला है, ये दोनों को मैं यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहा हूँ, यही क्या है बताओ उसका लैम्डा इन्फिनिटिव का मान है। अर्थात इसे हम समझ भी चुके थे पिछले कालखंड में कि जब सांद्रता तनुता का प्रभाव देख रहे थे तो बताया गया था कि सांद्रता का मान बहुत ही कम कर दें अर्थात अत्यंत तनु कर दें तो y अक्ष को जो काटेगा तो वही जो मोलर चालकता था वो तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता का मान अनंत तनुता पर मोलर चालकता के बराबर होता है, तो ये हो गया यहाँ पर अनंत तनुता पर उसकी चालकता का मान। आज हम इस कालखंड में चालकता के मापन और साथ साथ डिबाई हकल ओनसागर जो समीकरण है इसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे थे। धन्यवाद।